अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जी, आज हमारे साथ एक ग्रेजुएट और एक अभी जो ग्रेजुएट हो रहा है, यानी कि अभी उसकी स्टडी मुकम्मल नहीं हुई, उनसे अब देखते हैं हमारे माशी हालात, हमारे कंट्री और हमारा जो रिसेंटली एक सेटबैक आया है 7.5 लाख स्टूडेंट्स का, जो 2022 में पाकिस्तान से रुखसत हो चुका है दूसरे ममालिक में अच्छी अपॉर्चुनिटी और अच्छी इज़्ज़त के लिए। तो हमारे साथ अली अशरफ साहब हैं, हमारे पास अबू तराब साहब हैं। अबू तराब साहब ग्रेजुएट हो चुके हुए हैं और अली अशरफ साहब जो अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं, अभी पढ़ रहे हैं। तो अली अशरफ साहब, आपसे मेरा सवाल है कि आप अपनी डिग्री के हवाले से बताएं कि आपको अपने मेजर या जो आप जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपको अगला जो मेन फेज़ है हमारा प्रैक्टिकल लाइफ का, उसके बारे में क्या करें। कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में क्या उसका स्कोप है और क्या होना चाहिए। अच्छा, जो स्टूडेंट्स के हालात चल रहे हैं ना ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन सब लोग ग्रेजुएशन करते हैं, मेन मकसद अर्निंग ही होता है। अल्टीमेट गोल एक डिसेंट लाइफस्टाइल होता है जी। हर बंदा अर्न करना चाहता है। अभी हमारे पास इस टाइम जो स्टूडेंट्स के बाद टोटल, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप अपना बिजनेस कर सकते हैं या स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, तो हमारे पास दो ही अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। या तो हम बाहर चले जाएं या हम पाकिस्तान के अंदर कोई जॉब कर लें। तो अगर बाहर जाना चाह रहे हैं उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, और पाकिस्तान में रहना चाह रहे हैं उसके क्या इफेक्ट्स होंगे। लेकिन देखें, 7.5 लाख स्टूडेंट्स का सेटबैक होना, यानी कि यकदम एक आपका जो यूथ है जिसने आपके आगे जाकर स्किल वर्क में काम करना है, डेवलपमेंट में काम करना है, जब वही चला जाएगा बाहर, जो चला जा चुका है, तो इसका इफेक्ट आने वाले दिनों में हमें तकरीबन 10 साल में तो नज़र आएगा। देखें, इसमें दो चीज़ें, एक चीज़ है ब्रेन ड्रेन और दूसरा है मुल्क को समझना। इस टाइम रेमिटेंसेस का इंक्रीजमेंट, अगर वो ये स्किल्ड लेबर यहाँ पे रह जाती है तो उन्हें जितने वो कैपेबल है उतना वो अर्न ही नहीं कर पाएंगे, और ये अल्टीमेटली हमारे ये लॉस में ही जाएगा। तो अगर स्किल्ड लेबर जितनी यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं उतना जाना चाहिए, उनके लिए भी अच्छा है, मुल्क के लिए भी अच्छा है। मुल्क के जो हालात है, हम रेमिटेंसेस पे डिपेंडेंट है। रेमिटेंसेस ना हो तो यहाँ पे इन्फ्लेशन आखिर लेवल पे हो जाए। उसके अलावा ये जो हमारी जितनी पाकिस्तान में मेडिसिन से इम्पोर्ट होती हैं, सोयाबीन से इम्पोर्ट होती है, पाकिस्तान में गाड़ियाँ सारी इम्पोर्ट होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा। और ये अगर रेमिटेंसेस ना हो तो इम्पोर्टेड सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। ये यहाँ पे लोग कैंसर की दवाइयों से और ये शुगर की दवाइयों से मर जाएंगे, इनकी अवेलेबिलिटी ना हो। ये सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से जो लोग बाहर जाके कमा रहे हैं और यहाँ पे बेच रहे हैं। अगर ये लोग बाहर नहीं जाएंगे, रेमिटेंसेस में इंक्रीज नहीं होगा, तो यहाँ पे सब के सब भूखे मरेंगे। पहली चीज़, यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसका भी इतना इफेक्ट नहीं है। मेन करप्शन बहुत ज़्यादा है। करप्शन के अलावा अगर आप कैपेबल भी हो, आप करना भी चाह रहे हो, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आप उस काबिल बन ही नहीं सकते, इवन कि आप हो भी। बाहर मेन चीज़ क्या आपको प्रॉमिस की जाती है कि आपको आपकी मेहनत का सिला मिलेगा। जी बिल्कुल। आप वहाँ पे लेबर काम करने वाला भी ज़िंदगी में कोई एक एक्सपेक्ट बना लेता है। यहाँ पे अगर आप 30,000 की सैलरी ले भी रहे हो, वैसे भी ग्रेजुएट को मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार से ज़्यादा कोई बंदा नहीं दे रहा यहाँ पे। आप 100 पे मिलेंगे ग्रेजुएट, 25,000 में क्या बनता है यहाँ पे। और उससे बेहतर हाल यही है कि आप बाहर जाएँ, बाहर जाके मुल्क के लिए भी, अपने घर वालों को पैसे भी दे, रेमिटेंसेस में मुल्क की भी इमदाद हो, अपनी भी उधर लाइफ बेहतरीन बनाए। और बेहतरी यही है सबके लिए कि आवाम यहाँ से बाहर चली जाए। यहाँ पे रहने के लिए सिर्फ दो ही ऑप्शन है आपके पास। यहाँ तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाओ, या आपके पास आप इतने कैपेबल हो कि यहाँ पे आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, तो फिर ठीक है। अगर तो आप पाकिस्तान में रहते हो, मेरे ख्याल से लेस देन 2% लोग इस टाइम गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड हैं। और वैसे भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती कि हर बंदे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है प्राइवेट, जितना प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा उतनी ज़्यादा जॉब्स बढ़ेंगी। मेरा इसी के साथ एक सवाल है कि देखें, आपने कहा है कि इम्पोर्ट जो हमारी एज ए रेमिटेंस हो रही है, पाकिस्तान में पैसा आ रहा है, चाहे किसी भी कंट्री से आ रहा है, लेकिन क्या यही हमारा आखिरी हाल है हमारे बचाव का? इसके अलावा हमारे पास कोई, और जैसे एलीट क्लास है, टैक्स पेयर कौन कौन है, हर कोई अपना टैक्सेस बचाता है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए स्टेट के, या उन्हें भी अपने एक नेशनलिटी ले लेनी चाहिए बाहर की और वहीं पे सेट होने? लेकिन देखें, हम भी तो अपने अंदर एक दूसरे को, यानी कि इसी बददियानती या कह लें बेईमानी में घसीटते हैं। जो बंदा जिसके पास पैसा आता है वो टैक्स पेयर तो होता नहीं है। ये टैक्स पेयर का मसला नहीं है ना, टैक्स पेयर टैक्स क्यों दे? जी तो वो ऑलरेडी दे। जी।
ठीक है, पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्सेशन भी बहुत ज़्यादा था ना, इतनी ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेशन है कि देखिए अब मैं एक गाड़ी लेता हूँ, पहले मैं पैसे कमाता हूँ, उस सैलरी में से मेरी टैक्स की डिडक्शन होती है। पाकिस्तान का निज़ाम ऐसा कि मैं जब उसमें से कुछ पैसे बचाता हूँ माड़े ताड़े करके या जैसे भी, वो पैसे बचा के मैं सेविंग्स करके एक गाड़ी लेता हूँ, मैं उस पर भी टैक्स देता हूँ। उसके बाद में वो गाड़ी जो उसमें जो पेट्रोल डलता है उस पर भी टैक्स देता हूँ। फिर जब वो गाड़ी रोड पे चल रही है, टोल प्लाजा वगैरह आने हैं, वहाँ पे भी मैं टैक्स देता हूँ। मतलब एक चीज़ जो है ना उसके ऊपर मैं बेतहाशा ज़्यादा टैक्स दे रहा हूँ। नहीं, ये तो डायरेक्ट टैक्सेशन कम है जी और वो लोग देना भी नहीं चाहते। जी टैक्सेस सिर्फ एक किस्म का नहीं हम दे रहे, बाकी सारे टैक्सेस दे रहे हैं। जो होता है ना इनकम बेस्ड टैक्स, सिर्फ वो पाकिस्तान में नहीं दिया जा रहा, जो हर साल एक खास रेशो के ऊपर दिया जाता है। उसके अलावा जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं हर बंदा दे रहा है। और ये पाकिस्तान जो IMF से या जिनसे भी मुआहदे करना है, दो चीज़ों पर होती है, एक पेट्रोल और बिजली। सबसे ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेशन है ही इन पे। इसके अलावा सिर्फ जो इनकम टैक्सेस हैं वो भी इसलिए नहीं दिए जाते कि ब्लैक मनी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। हमारा FBR सिस्टम नहीं है, हमारा FBR सिस्टम इतना कैपेबल नहीं है कि वो एक बंदे को सही एनालाइज कर सके, ये इतना कमाता है और इतना नहीं कमाता। उस वजह से सिर्फ जो इनकम बेस्ड टैक्स है सिर्फ वो नहीं दिया जाता, बाकी हर तरह का टैक्स जा रहा है हुकूमत को। और बात ये भी है, क्या फ़ायदा इस टैक्स का जब आपको वापस से कुछ नहीं मिलना। ट्रस्ट डेफिसिट है ना असल में, जब आपको ये यकीन ही नहीं होगा कि आपका जो टैक्स का पैसा है वो आप पे ही लगेगा। बेसिकली अवाम टैक्सेस क्यों पे करती है दुनिया में कहीं पे भी है, जब से टैक्सेस बनाए गए हैं फिदिया वगैरह, उसका मकसद ही ये है ना बेसिकली कि आप आवाम से लेंगे और उसको इन रिटर्न फैसिलिटेट करेंगे। जब आप उसे फैसिलिटेट ही नहीं कर रहे, उसे लग रहा है कि मेरे टैक्स के पैसे से जनाब किसी XYZ ने जो है वो नई गाड़ी लेनी है, उसने अपने बच्चों को याजियाँ करानी है, उसने महंगे महंगे अपार्टमेंट्स लेने हैं बाहर के मुल्कों में, जी तो वो फिर आपको पैसे क्यों देगा? ठीक है, वो फिर आवाम कहेगी कि यार अगर आपने कर रहा है तो मैं भी करूँगा, फिर वो डॉज कराएगी आपको। और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है ना, वहाँ पे सब पे ही ये मसला है। पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हमको डेवलप्ड नेशन तो है नहीं, यहाँ पे यही मसला है और हर जगह पे यही मसला होगा। हमारा जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ना वो सिटीज़न को इस चीज़ को मतलब किसी तरीके से रेसिप्रोकेट ही नहीं कर रहा होता कि आप हमें कुछ दें, आप टैक्सेस दें तो हम इन रिटर्न आपको फैसिलिटेट करेंगे। और ना आपको हेल्थ मिलती है, ना एजुकेशन मिलती है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, ये जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो आपको मिलती नहीं है। जी फिर वो टैक्स क्यों देगा? मतलब फजूल सही सवाल है ना कि वो टैक्स आवाम नहीं देती है। वहाँ हम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेशन जितनी भी है वो देती है, इनकम बेस वजह से उसने कहा वो नहीं देती है, तो इसीलिए नहीं देती क्योंकि वो से ट्रस्ट ही नहीं है। ठीक है, ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से जो है ना स्टूडेंट्स के लिए और मुल्क के लिए सबसे बेहतर यही है कि पहले तो हमको मुल्क को कोशिश करनी चाहिए कि जितना स्किल्ड लेबर जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो कर दें। ये अब हमारे पास लास्ट रिजॉर्ट रह ये गया। अगर तो ये हमें तब फायदेमंद था, ब्रेन ड्रेन ना होता और ये नुकसान हमारे लिए होता अगर यहाँ पे स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए जाते हैं ऐसी चीज़, उनमें काम हो रहा होता, हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स बढ़ रही होती, हम मैन्युफैक्चरिंग की कार हम मैन्युफैक्चर करते हैं, वो कार तो हमारी ये हम आज तक कार ही मैन्युफैक्चर कर सके। वैसे हम टेक्सला पोर्ट के अंदर हम अल खालिद टैंक्स बना रहे हैं, लेकिन हम इतनी हमारी औकात नहीं है कि हम एक कार फुली मैन्युफैक्चर बना दें। असेंबल की जाती है, उन्हें बस असेंबल किया जाता है, कार तो हम मैन्युफैक्चर कर नहीं सकते। हर बंदा प्रॉपर्टी में घुसा हुआ है। पाकिस्तान में सिर्फ ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं और इतने इंतहा लेवल का हर बंदा प्रॉपर्टी में चला गया, यही बर्बादी की बहुत बड़ी वजह है। अब हो कुछ यूँ रहा है, जब हर बंदा प्रॉपर्टी में जाएगा तो पैसा सिर्फ इन्वेस्ट हो जाएगा, एक जगह पड़ा रहेगा, ना तो जॉब्स क्रिएट हो रही है, ना तो एक्सपोर्ट्स हो रही है, ना वेल्थ क्रिएशन हो रही है। जब ये कुछ हो नहीं रहा, सिर्फ एलीट ये कर रही है या अपर मिडिल क्लास ये कर रहे हैं कि अपनी सारी ज़िंदगी जो भी कमाया है एक प्लॉट में पड़ा हुआ है। अब वो प्लॉट में ये हो रहा है, उनकी तो ठीक है प्लॉट की वैल्यू बढ़ रही है, रियल एस्टेट है वो बढ़ती है। अब उसे इनडायरेक्ट उसका असर ये हो रहा है कि जॉब्स भी क्रिएट हो रही, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जॉब्स भी क्रिएट हो रही, वेल्थ भी क्रिएट हो रही। उसके अलावा जो अनपैरेलल्ड जो दिया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेल्थ, जिससे हुकूमतें और मुल्क ग्रो करते हैं, वो नहीं हो रहा। हर बंदा तो प्रॉपर्टी में चला गया हुआ है। हुकूमत ने टैक्सेस ज़्यादा लगाए हैं, लेकिन उससे कोई इतना खास हाउसिंग सोसाइटीज़ को नहीं फ़र्क पड़ा, उससे जो लोकल खरीद रहे हैं और बेचने वाले थे उन्हें फ़र्क पड़ा। चंद लोगों को बस चंद लोग। वैसे जो बेसिक हाल है ना, मतलब ये सारी तो मसाइल है ना, ये तो सबको पता है जी। जो बेसिक हाल है ना हमारी सोसाइटी के अंदर, और उसको वो ड्राइव भी करेगा, वो बेसिक हाल यही है कि आप जो है ना, जो इस्लाम का निज़ाम है ना, अगर आप देखें ना, वैसे तो ज़रा थोड़ी सी नकली है मौलवी बैठे हैं, लेकिन जो इस्लामी निज़ाम है ना, पूरे इसका इकोनॉमिकल सिस्टम जो इस्लाम का जी वो बड़ा बेहतरीन है। अगर आप सिर्फ ज़कात का सिस्टम ही इम्प्लीमेंट कर दें, ठीक है, बाकी सारे टैक्सेस को छोड़ दें, जी, ज़कात का जो खुद का निज़ाम है ना वो इतना बेहतरीन है। अगर आपके पास कोई ऐसी लीडरशिप आ जाए जो ज़कात, तो लोग उस पर ट्रस्ट भी करते हो,
तो उससे ज़कात के निज़ाम से आपके बड़े सारे मसाइल हल हो सकते हैं। उसकी आम सी मिसाल ये है कि लेट्स सपोज हमारा एक इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ पे एक अंदाजे के मुताबिक कोई 300-400 ऐसे लोग हैं हमारे शहर में जो कि अरबपति, ठीक है। अब अगर कोई एक आदमी अरबपति है, इसका मतलब उसके पास 100 करोड़ है द वेरी लीस्ट। 100 करोड़ के ऊपर लेट्स सपोज हम ये ज़ूम कर लेते हैं कि वो जो 300-400 बंदा है ना, उन सब के पास जो है 1 अरब ही है। तो उस पर जो सालाना ज़कात है ना 2.5% जमा शुद्ध माल पे, वो 2.5 करोड़ बन जाएगी। 100 बंदे की हो गया 250 करोड़, 200 बंदे का हो गया 500, ठीक है। आप समझे कि आपके पास 200 ही है, वो ऊपर वाले जो बंदे हैं ना 300-400 में से जो 200 बंदा ऊपर आ रहा है उसको भी फारग कराएं। अगर आप उसमें से हाफ से ही ज़कात कलेक्ट कर लेते हैं प्रॉपरली जो उसकी बनती है उसके एसेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आप देखें आपके पास 5 अरब आ रहा है एक शहर से। पाकिस्तान में कितने शहर हैं और ये रेशो मतलब बड़े शहरों में मल्टीप्लाई करेंगे। टेक्सटाइल हमारे पास अब आप है, देखें उसके हमारे उससे आप पास क्या करें, उससे आप इंडस्ट्री लगाएं। जी ये वाली जो बात है ना हमारे ग्रेजुएट्स बाहर चले जाएं और ये वो, देखिए वो इंडिविजुअल तौर पे तो बिल्कुल ठीक बात है, मैं एग्री करता हूँ कि आप जो है ना, मतलब मैं ठेका थोड़ी लिया हुआ पाकिस्तान का, मैं अकेला इधर लगा रहा हूँ। उसका यही हाल है कि ठीक है वो इंडिविजुअल तौर पे तो जा रहा है, लेकिन आप उसके लिए यहाँ पे एज अ नेशन आपने भी तो कुछ करना है ना। आप ये करें कि आप यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाएं। जब आप इंडस्ट्रीज लगाएंगे या आप इस तरह का कोई काम करेंगे कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो, लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिले, तो कोई बंदा बाहर नहीं जाना चाहता। पाकिस्तान में आज भी अगर आप 1.5-2 लाख रुपया महाना पाकिस्तान में कमा रहे हैं, तो जो लोग बाहर हैं आप उनसे कि यार अगर आपको मौका मिले 1.5-2 लाख रुपया पाकिस्तान में कमा लें तो अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। अब रहना चाहेंगे तो सब एग्री करेंगे, कौन छोड़ना चाहता है अपने माँ बाप बीवी बच्चों को, वो सारे आएंगे, ठीक है। तो बेसिक मसला ये है कि आप यहाँ पे भी इंडस्ट्री क्रिएट करें, वो कोई नहीं करना चाहता। यहाँ पे वो जैसे पहले भी बात हुई थी कि आप अगर कोई एक बिजनेस चल गया ना, कोई एक काम चल गया तो सब वही चलाना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही। इवेंचुअली नुकसान ही होता है। लॉन्ग टर्म में भी देखें ना, हमारे यहाँ पे असल में लॉन्ग टर्म में कोई प्लानिंग ही नहीं होती। जैसे आपने कहा है कि अगर इंडिविजुअल तौर पे देखा जाए तो स्टूडेंट्स का जाना, मतलब वो सारी बात है, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी अच्छी अपॉर्चुनिटी और अपनी अच्छी लाइफ के लिए जा रहे हैं, अपनी अच्छी, उनका हक है बिल्कुल। तो इस तरह अगर सारे के सारे हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं इसी तरह चलते रहे तो हमारा कंट्री टेक्नोलॉजी में, डेवलपमेंट में, और हमारा जो मेन पाकिस्तान या कह लें पंजाब का जो खित्ता है जो बड़ा जरखेज़ है माशाल्लाह एग्रीकल्चर के लिहाज से, वो बड़ा वीक पड़ जाएगा। ये सेटबैक हमारे जो कमर तोड़ देगा इस पाकिस्तान की। पहले कौन सी रिसर्च और डेवलपमेंट हो रही है सर वो तो ठीक है, लेकिन जो R&D जो है ना, बिल्कुल वही जी। बहुत दूर की बात है। वो डेवलप नेशंस करती है, वो साउथ कोरिया करता है, वो जापान करता है, वो जर्मनी करता है, वो US करता है, ये कंट्रीज करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D में पैसा लगाती है। हम जैसी कंट्रीज के लिए सर्वाइव करना ही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन सर देखें आपके कंपटीटर इंडिया भी तो बैठा हुआ है, 600 बिलियन के पास उनके पास रिजर्व पड़े हुए हैं और आपके पास 6 नहीं है, वो भी आप किसी के मांगे हुए आप। कितनी है इंडिया में नए स्टार्टअप्स की वजह से, यूनिकॉर्न्स कितने बने। लेकिन सर देखिए तो आपके पास कितने यूनिकॉर्न है? 0। 2 है, एक पाकवीज और एक जमीन डॉक्टर है, वो भी इतने लेवल पे और वो मोनेटाइज भी नहीं। पाकवीज जो वो मोनेटाइज भी नहीं। 2000 बड़े सारे लोगों को नहीं पता कि पाकवीज जो है ना वो 2021 में मोनेटाइज हुआ। उसने अब आगे मतलब वो 2002 में स्टैब्लिश हुआ था, वो 2021 में आके उनका जो वो फाउंडर है सुनील मान वो बता 2021 में मोनेटाइज हुआ। अब वो पैसे नहीं कमाता। टेम्पोररी सोल्यूशन है ना सबका। ये इन्फ्लेशन इस टाइम कम से कम पाकिस्तान में 20-35% आ रही है, फूड इन्फ्लेशन है जी, आगे मजीद आ सकता अच्छा, और इससे भी बढ़ेगी। अभी डिफॉल्ट रिस्क भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया हुआ है, लेकिन इस सब का जो टेम्पररी सोल्यूशन है वो ये है कि फूड इन्फ्लेशन के लिए कम अज़ कम इंडिया से मुआहदा किया जाए। अगर ये सिर्फ इंडिया से बॉर्डर खोल दें और थोड़ी सी देखें, हर चीज़ के लिए नेगोशिएशन ज़रूरी होती है। बिल्कुल। ये नहीं होता गन लेकर सर पे खड़े हो जाओ और सिर्फ यही तरीका होता है। नेगोशिएशन हमेशा जारी रहनी चाहिए। अगर तो इंडिया से बॉर्डर खोल देते हैं आप, फूड इन्फ्लेशन आपकी आज 50% कम हो जाएगी। आपको IT में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप जो टेक्सटाइल स्पोर्ट्स यूरोप भेजते हैं उसकी इतनी डिमांड है इंडिया में, वो हमें फ़ायदा होगा। उसके अलावा हमारी गाड़ियों के प्राइसेस, ये इधर यारिस में, इधर करोला या ग्रैंडी खड़ी है, हम 60 लाख रुपए जो दे रहे हैं, और ये इंडिया में 15 लाख की SUV मिल रही है, और ये वैगनआर अभी 28 लाख की है पाकिस्तान, 32 की हो गई है, 32 की, और अभी इंडियन रुपीज़ में 16 लाख की बन रही है। इंडिया में कितने की मिलती होगी सेकंड हैंड वैगनआर? 3 लाख की, 2.5 लाख की। वहाँ पे जाके इंडियन के प्लेटफॉर्म्स पे देखो यहाँ पे सेकंड हैंड सेल हो रही है। ये आधा कार मार्केट तो वैसे ही मर जाएगा जिस दिन इंडिया के साथ बॉर्डर खुल गया। इनडायरेक्टली इन्हीं लोगों को फायदा हो रहा है। ये बात नहीं है कि हम लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, ये बात है हम उन्हें मैन्युफैक्चर होने देते नहीं है।
जिस दिन कार मैन्युफैक्चर हो गई आधा माफिया वैसे ही मर जाएगा। इंडिया से बॉर्डर खोल दें, वहाँ से इंपोर्ट करना शुरू कर दें। इंपोर्ट कर ही रहे हैं ना आप, वैसे भी बाहर से ला रहे हैं, कर रहे हैं, इंडिया से कर रहे हैं। इंडिया से यार करो, आधी प्राइसेस आपकी कम हो जाएंगी। आपको टेक्सटाइल में अनलिमिटेड फायदा, आपकी फोन इन्फ्लेशन सारी जिंदगी। यार एलीट को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज 250 का प्याज है, 50,000 का भी हो जाए, उन्हें एलीट जो टॉप 1% है उन्हें नहीं फर्क, उन्हें घंटा फर्क पड़ता है। बिल्कुल फर्क पड़ता है बेसिक लोग जो गरीब तबके। तो आज आप इंडिया से बॉर्डर खोलो, मैं देखता हूँ कि फूड इन्फ्लेशन कम होती है कि नहीं होती। ये आलू, ये प्याज, ये आटा, ये चीनी और ये जितना कुछ है ना, कम से कम 50% से नीचे आ जाएगा। यार उन्हें तो रिलीफ मिलेगा। अपनी अनाज ज़रूरी है या मरते हुओं को बचाना ज़रूरी है? इंडिया से यार बॉर्डर खोलो, कितना मुश्किल है। वैसे तो हम मिठाइयाँ अरेंज करते रहते हैं 14 अगस्त को, 15 अगस्त को बॉर्डर के ऊपर। अब बहुत हो चुका, अवाम के लिए भी मिठाई खोली। अब बहुत हो चुका। अब हमें चाहिए कि नेगोशिएशन शुरू करें, स्टेप बाय स्टेप हम क्लोज जाएंगे। यार जर्मनी और उसने जापान ने कितने बंदे मारे हैं, आज वो देखो साथ बैठे हुए हैं सारे। हमें चाहिए नेगोशिएशंस करें और हमारी फूड इन्फ्लेशन उधर जाएगी, हमारी आईटी के बंदे बहुत ऊपर जाएंगे, हमारा मुल्क ग्रो करेगा सही मानों में। नमक ही बेच के हम अमीर हो गए। इंडिया में नमक कितना महंगा है, वो भी बाहर से बाहर से मंगाते हैं। एक इंडिया से दूसरा, वैसे तो हम हर बंदे को तड़ियाँ लगा रहे हैं जी, एब्सोल्युटली नॉट, और ये और वो, और जिधर हमें जिगरे की जरूरत है उधर हम पीछे हो जाते हैं। बिल्कुल। इतना ईरान के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर उन्होंने गैस पाइपलाइन आई है बॉर्डर के ऊपर तक, और हमारी आज तक इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हम वहाँ तक लगा दें। यार किस लिए एजेंसी होती है, किस लिए सब कुछ होता है? आप अंदर कुछ करो। वैसे तो इलीगल इतनी स्मगलिंग होती है सारे बलोचिस्तान में, सबको पता है कि जो ऑयल है वो ईरानी ऑयल है, सबको पता है। वहाँ पे 50 में लीटर ऑयल बिकता है। यार उनसे मुआहदे करो, उनके पास फ्री पड़ा हुआ है, वो मर रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं ना पकड़ वो मर रहे हैं वहाँ पे। आप उनसे आप इलीगली स्मगलिंग करवाओ, इतनी करवाओ, अपने मुल्क का इन्फ्लेशन कम करवाओ ना। किस लिए ये सब कुछ, अगर हमने कुछ करना ही नहीं है? आप अपनी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन का फ़ायदा उठाओ। अब इंडिया से बॉर्डर खोलो, अब ईरान से ऑयल लो, अब चाइना से वैसे ही फ़ायदे ले रहे हैं, उनसे करो। यही नेगोशिएशन है, ये नहीं नेगोशिएशन कि उधर स्विट्ज़रलैंड में जाकर आप क्लाइमेट समिट पर साइन कर रहे हो जी, हम 4 दरख्त लगा लेंगे। आप उधर जर्मनी जाकर कह रहे हो अच्छा जी हम सोलर पैनल 15 और लगा लेंगे और ये हो जाएगा। तो भाई ये नहीं होती। प्रैक्टिकल इम्पैक्ट देखा जाता है, जिसका ज़्यादा जिसका कम है। अभी आप मुझे बताओ, इंडिया से बॉर्डर खोलने का ज़्यादा इम्पैक्ट है या स्विट्ज़रलैंड में जाके वहाँ पे वो ग्रीन समिट पे और वहाँ पे जाके ना जी हम इतने आज कार्बन एमिशंस को कम कर देंगे? ओ भाई हम सर्वाइव कर रहे हैं, हमारा यहाँ पे सर्वाइव करना ही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। ये काम अमीर नेशंस के होते हैं कि वो ये ग्रीन कार्बन एमिशंस को कम करें जी, और क्या नाम है क्लाइमेट चेंज। ठीक है क्लाइमेट चेंज है, रियलिटी है, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज पर डिपेंड करता है। एक बंदे को रोटी नहीं मिल रही और वो कहे नहीं जी मैं 2 दरख्त यहाँ पे लगा दूंगा, ये प्रैक्टिकल बात नहीं है, इलॉजिकल बात है। एलीट के लिए ऐसे हमें सबसे पहले आवाम को जिंदा रहने की जरूरत होती है, किसी भी चीज़ से पहले, दीन से भी पहले बंदे का इंसान का जिंदा रहना जरूरी होता है। सबसे पहले जरूरी है इंडिया से फूड इन्फ्लेशन कम करो, ईरान से डील करो, आपके एनर्जी प्राइसेस नीचे जाएं। उसके बाद ये जो बकवास शुरू किया हुआ है क्या नाम है हमारी पावर इंडस्ट्री में, इस टाइम 1400 अरब से ऊपर हमारे से सर्कुलर डेप्ट है, और वो सब इसलिए है कि जो इंडिपेंडेंट IPPs है ना, उनसे हमारे मुआहदे हुए हैं कि आप जितनी जनरेट करते जाए और हम आपको देते जाए, और वो सारे के सारे हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे चल रहे हैं। कोई कोयले पे चल रहा है, कोयला भी इम्पोर्ट हो रहा है। वाह, वो जो 2012-13 में शिफ्ट होना चाहिए था सोलर पे, वो नहीं हुआ। बलोचिस्तान में इतनी स्पेस पड़ी है, वहाँ पे जो सोलर लाइट हमारी जो सोलर एनर्जी आती है वो 2 किलोवाट से भी शायद ज़्यादा पर डे से 2 किलो, हाँ, तो इजीली वहाँ पे बिग इनफ सोलर पैनल्स लग सकते हैं जो हमारी सपोर्ट करें। उसके अलावा रेकोडिक का सबको पता है, वहाँ पे आज तक क्या हुआ है, अभी पिछले दिनों में जाकर मुआहदा हुआ है, ये 2009 का चल रहा है, 30 तारीख साहब के तौर का। अभी ग्वादर में हमने और हमने ग्वादर को ऐसे हेल्प किया था कि वो सबका सोल्यूशन है भाई, सीपैक आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सिर्फ अभी तक उसे वो रिजल्ट नहीं मिला जो हमें एक्सपेक्ट कर रहे थे। भाई कोई नेशन किसी के लिए क्यों कुछ करेगी जब तो उसका अपना मुफाद ना होगा। अपने लिए हमें ये करना चाहिए था, लॉन्ग अप्रोच होती,
हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आते हैं। जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं आएगी, यही बर्बादी होती है। सर देखें, मैन्युफैक्चरिंग के बाद नई चीज़, नई कंपनी है, सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी डालने का मकसद तो तब है जब यहाँ पे कुछ स्किल्ड बंदा बैठेगा, जब कोई प्रोफेशनल बंदा बैठेगा। तो जब आप opportunities सर create देखें, करोगे तो सर बैठेगा देखें ना, क्यों अपॉर्चुनिटी आपको 25,000 में वो बंदा चाहिए जो स्किल्ड हो, है? जी। और उसी बंदे को 9 लाख रुपए की जॉब जापान दे रहा है इमिग्रेशन की बेस पे। तो पेट्रोटिज्म है ना, वो भी कुछ मिले तो दिया जाता है। ये नहीं होता कि बंदा भूख से मर जाए और अब जब ये एक तो मैं बंदा- नहीं कहूँगा। एक बंदा घर जाए और उसका बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसके पास खाने के लिए कुछ ना हो और वो कहे नहीं जी मैं तो पेट्रोटिज्म हूँ, मेरे में पेट्रोटिज्म बहुत ज्यादा है, मैं तो इधर 25,000 करूँगा। लॉजिकल बात है, प्रैक्टिकल बातें करनी चाहिए। अभी जाहिर है एक बंदे को बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। हुकूमत को, हमारी हुकूमत की नालायकी की इंतहा है कि हम इस मुकाम तक पहुँच गए हैं कि हमारे लिए बाहर जाना ही सबसे अच्छी ऑप्शन है। जो डेवलप कंट्री, जो कि अब नहीं है हमारे हालात। हाँ, जो डेवलप कंट्रीज है उन्हें रेमिटेंसेस कोई नहीं मिलते। जी। यूएसए से कोई रेमिटेंस नहीं आता, कनाडा को कोई रेमिटेंस नहीं आता, यूरोप बिल्कुल। को कोई मुल्क को कोई रेमिटेंस नहीं आते। अभी हम मजबूर इतना हो गया है कि हमारी रेमिटेंस मुल्क के लिए भी जरूरी है, हमारे अपने लिए भी जरूरी है। इसलिए सबसे बेहतरीन यही है कि आज जो भी है, जैसे भी है, स्किल्ड लोगों को बाहर भेजो। हुकूमत को करना चाहिए अप्रिशिएट करें। ब्रेन ड्रेन क्या, यहाँ पे कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमें ब्रेन ड्रेन से नुकसान होगा? अच्छा है, अब हम बाहर जाए, कुछ मुल्क का बनाओ। जब रेमिटेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे, एक टाइम आएगा कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगा कि ये जो हमारा करंट डेफिसिट चल रहा है कुछ ज़्यादा नहीं है, तो महीने का $1 अरब या $2 अरब है हर मंथ के लिहाज से होता है करंट डेफिसिट। वो कुछ 6 एक साथ की इम्पोर्ट होती है, कुछ 6 हमारी एक्सपोर्ट और रेमिटेंस हो जाते हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो जाती है। थोड़ा सा करंट डेफिसिट है, जिस दिन इंशाल्लाह ज़्यादा लोग बाहर जाएंगे, रेमिटेंसेस आएंगे, क्योंकि हम ज़्यादा एफिशिएंटली जो अप्रिशिएट कर सकते हैं ना, उससे इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो रेमिटेंसेस है। इतनी हमारी औकात है नहीं कि हमें स्पोर्ट्स को साल 2 साल में डबल कर दें। हमने देखा हुआ है जो होता है। इसलिए अच्छा है बाहर जाएँ, अपने लिए भी कमाएँ, मुल्क का भी फ़ायदा करें। बाकी यहाँ पे रहने का मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं। हमारा यहाँ पे मसला पता है क्या है? आप ये देखेंगे एक ऐसा ग्रेजुएट है, चलो अलीगढ़ तो तुम्हें तो पता ही है। अब अली अशरफ साहब जो है ना, इनके मैट्रिक में 1000 प्लस मार्क्स हैं। ये रावियन है, अभी भी रावियन है, वहाँ से डिग्री कर रहा है। एफएससी में भी सारी बात है, अच्छे मार्क्स थे, मैट्रिक में भी अच्छे मार्क्स थे। मतलब ऐसा नहीं कि उन्हें लायक बचा है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, सब कुछ है इसके। वो बच्चा, अब वो बच्चा इतना तंग है कि वो आपको इतनी ढेर सारे मसाइल बता रहा है कि देखो पाकिस्तान में ये हो रहा है। अब जो हमारे ऊपर लोग बैठे हुए ना, उनका मसला पता है क्या है? उन्हें ये लग रहा है कि अभी 1985 चल रहा है, हम टीवी पे आएंगे, 2-4 को बातें बूतें करेंगे, पुरानी टीवी लिंगी सी कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और जो हमारा नौजवान तबका है वो कहेगा हाँ हाँ बेहतरीन हो गया जनाब, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, सब बेवकूफ़ उर्दू बैठे हुए हैं, आप झूठ सुनाई जाए और वो झूठ सुनी जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है अब, क्योंकि अब जो आजकल की जो यूथ है ना, ये जो जेन ज़ी जनरेशन है खास तौर पर, अब तो वैसे कोई नई भी आ गई है, पहले कोई नई वाले को भी जी। वो सारे के सारे जो है ना, एक तो वो कनेक्टिविटी की वजह से, इंटरनेट की वजह से, ये उसकी वजह से वो अवेयर है। बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं, ये स्टैट्स जो आप अभी सुन रहे थे ना, ये पहले होता था कि फाइनेंस मिनिस्टर को याद होते थे, वो भी कागज से देख के ना तो असेंबली में आगे पढ़ देता था। अब आप देखेंगे बच्चे बच्चे को याद है, लोगों को पता है कि मुल्क में क्या हो रहा है। तो अब आप उन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकते कि देखें जी हम आएंगे तो ये करेंगे। बिल्कुल। वो हाई टाइम हो गया कि अब आप जो है ना वो कुछ करने की तरफ जाएं, और करना भी कोई ऐसा मसला नहीं है कि वही वाली बात है कि बड़ा को तीर मार रहे हैं। आपने कुछ जिगरा बड़ा करके बस 2-4 छोटे मोटे स्टेप्स लेने हैं, ठीक है, और आपका काम हो जाएगा। वही बंदा यहाँ पे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप वो जनाब छड़ी निकालें और रातों रात कर, सबको पता टाइम लगेगा, लेकिन एक इंटेंट तो शो हो ना, आप पता तो लगे कि आप कुछ करना चाह रहे हैं। जब लग ही ये रहा है कि आप बिल्कुल ही जो है ना वो अपनी खेल में लगे हुए, अपनी टीटर मस्तियाँ लगाई हुई है, रोज़ एक वो, अच्छा वो रोज़ एक अदालत से हुक्म आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, वो असम्बली तोड़ रहे हैं, वो ये मतलब उनको लगता है कि 1985 ये अवाम तो बेवकूफ़ है सारी, ये सारे तो जाहल है। असल में वो जाहल है, उन्हें ये फील नहीं हो रहा कि अब अवाम को समझ आती है। मतलब आप देखें ना, हम जैसे लोगों ने कभी बैठ के ये डिस्कशन की, अब लोग डिस्कस करते हैं, उनके कंसर्न्स हैं, उनको नजर आ रहा है कि कुछ नहीं है। तो जब तक ये ऊपर वाली एलीट ये एड्रेस नहीं करती इस तरह के इशूज, एलीट से मुराद क्या है? हमारी एस्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट जो यही है ना, ठीक है, जो बिजनेसमैन है हमारे वो तो कंसर्न ही नहीं है ना, उनकी फैक्ट्री फूक्ट्री चार, वो तो कहते हैं सारे चाहल रहे, हमारी फैक्ट्री में 25,000 रुपये नौकरी करते रहे। अब जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जैसे हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का ये मसला है कि आप उनसे डिमांड कर रहे हैं कि वो आपको 100% एफिशिएंसी प्रोवाइड करें,
तनहा उसको आपने वो दी हुई है जो कि एक जगह पे, अच्छा एक जगह पे एक नायब कासद है, उसकी तनहा जो है ना वो भी 25,000 है, और जो वहाँ पे थोड़ा सा उसके ऊपर काम कर रहा है दिन रात उसकी भी 25,000 है, और जो बाहर ईंटें उठा रहा है ना उसकी भी 25,000 है। मतलब आपने वो पंजाबी में कहते हैं खोता घोड़ा बराबर किया। बिल्कुल। जब आपने दोनों को बराबर किया हुआ तो आप सेम एफिशिएंसी कैसे उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर तो ठीक करें ना अपने आप को। अगर तो ये मुल्क डिफॉल्ट होता है फिर अब होगा क्या यहाँ पे? जब डिफॉल्ट होगा तो जाहिर सी बात है जितने भी कमर्शियल बैंक में पैसे पड़े हुए हैं वो सारे कोई बंदा नहीं विड्रॉ कर सके। पहला स्टेप ये होगा। दूसरा, जितनी हमारी इम्पोर्ट हो रही है मेडिसिन की स्पेशली, उसके अलावा ये जो हमारा बिग ऑयल है ये, उसके अलावा क्या सारी चीजें वेजिटेबल हमारे हम खुद क्या प्रोड्यूस करते हैं? कुछ भी तो नहीं है इसमें सिवाय हमारे ये स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, ऐसा टेक्सटाइल नहीं है, कर इंडस्ट्री। नहीं सकते। जब इन सबके ऐसा प्राइसेस ऊपर जाएंगे फिर होगा क्या? फिर होगा ये कि अवाम आएगी बाहर। जब जी। अवाम आएगी बाहर तो फिर वो होगा जो श्रीलंका में हुआ, और इधर श्रीलंका में हुआ जो यहाँ पे हुआ ना, फिर पता चलेगा। श्रीलंका में फिर भी काफ़ी कंट्रोल हालात है, वहाँ ना TTP थी, वहाँ ना कोई दहशतगर्दियों का कोई मसला था, ना वहाँ पे कोई एक्सट्रीमिस्ट थे। यहाँ पे हर गली के अंदर 4-4 एक्सट्रीमिस्ट इस तरह के लोग पड़े हुए हैं, वो तो वैसे मौका ढूंढते हैं। इस तरह का कोई मसला हुआ, जितने एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्होंने इसे ही बेस बना के यहाँ पे बहुत तमाशा होगा, दुनिया याद करेगी। डिफॉल्ट से जितना हो सके बचना चाहिए, स्पेशली हम जैसे कंट्री को जिसमें इतने एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। और आपको जो पिछले वाक़यात हुए हैं इस साल में या उससे पिछले साल में, आपको पता ही हो कितने एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, वो सारे इस मामले को बेस बना के नई हुकूमत और एक बिल्कुल ही नया माइंडसेट ला के कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, और बहुत ही ज़्यादा कुछ चेंज हो जाएगा। अब बेहतरीन मौका ये है कि आप जाएं और जाके तो इकॉनमी को करंट डेफिसिट कम होना चाहिए। करंट डेफिसिट कम होने के लिए ज़रूरी है डॉलर्स हैं। डॉलर्स 3 तरीके से आते हैं, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, या रेमिटेंसेज होते हैं, या एक्सपोर्ट्स होती है। एक्सपोर्ट्स इतनी जल्दी बढ़ने वाली कोई है नहीं, ना कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, ना हमारी कोई इतनी वफादत है, ना औकात है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। रेमिटेंसेज भी हमारे पास बचते हैं। जब रेमिटेंसेज भी बचते हैं तो फिर हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए कि यार बाहर जाओ, हम आपको वीज़े ले देते हैं, हम आपके स्किल्ड बंदे बाहर भेजते हैं, उनका भी फ़ायदा हमारा भी फ़ायदा। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी नहीं, जब एक्सपोर्ट्स इतनी जल्दी बढ़नी नहीं, तो फिर यही हमारे पास ऑप्शन आता है, और ये दोनों के लिए अच्छा है। सुकून से बैठो और खाओ। हमारी ना कुछ माशाल्लाह तीसरी बड़ी एक्सपोर्ट है हमारी राइस की, तो बात कितनी है? तीसरी बड़ी नहीं है, पाकिस्तान की तीसरी बड़ी है। तीसरी बड़ी नहीं है तीसरी पाकिस्तान। कर लें, चौथी कर लें। मैं कहता हूँ सबसे पहले नंबर पे है जी। लेट्स सपोज चलें पहले suppose। नंबर पे। कितनी है? अब ये है कि मामला हमारे कंट्री के अंदर पहली चीज़ मैं आपको पहले ये एक तो हर बंदा ना बस टेक्सटाइल में, कपड़े में घुसा हुआ है। बकवास तरीन चीज़ है ये यार। वैल्यू एडिड प्रोडक्ट सेल करते हैं, कितना बेचोगे कपड़ा? इस मुल्क के आम तुम लोगों ने बेच दिए, कपड़े तुम लोगों ने बेच दिए, सर्जिकल तुम लोगों ने बेच दिया, फुटबॉल बेच दिया, स्पोर्ट्स बेच दिया। यही हमारी मेहनत। स्पोर्ट्स क्या कमाते हो तुम लोग? 30 अरब डॉलर, 35 अरब डॉलर, ये डूब के मरना चाहिए। वो कहते हैं ना कि आप जो है ना यूएस में जो एप्पल की कंपनी है ना, सिर्फ एयरपोर्ट जो सेल करती है ना, वो 40-45 अरब डॉलर से ज़्यादा है। बिल्कुल। सिर्फ एयरपोर्ट जो दुनिया में सेल करती है। यार कोई स्टार्टअप की तरफ आओ, ये प्रॉपर्टी शॉपिंग छोड़ो, कोई यूनिकॉर्न शुरू करो, कोई स्टार्टअप, कोई नया इनोवेशन, कोई नया आइडिया। ये गवर्नमेंट जॉब वाले बकवास भी छोड़ो, तो ये बकवास CSS के साथ जो ऑब्सेशन है ना, ये बकवास बात करो यार, कोई फायदा नहीं है। मुल्क हमें एफिशिएंट ब्यूरोक्रेट्स ठीक है, ज़रूरत है, लेकिन उतनी ज़रूरत वो इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी हमें एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है, जितनी हमें बिजनेसमैन की ज़रूरत है। एक ब्यूरोक्रेट के बगैर ठीक है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी काम करेगी, एफिशिएंटली काम करेगी, लेकिन अगर बिजनेसमैन नहीं होगा, एंटरप्रेन्योर नहीं होगा, जब मुल्क नहीं होगा तो किस पे एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे? अगर मुल्क कल डिफॉल्ट हो जाता है तो ये ACDC घंटाले में जाएंगे, ये क्या करेंगे? इनके जो मुलाजिम हैं ये क्या कुछ करेंगे? घर बैठ जाएंगे। इनकी गाड़ियों का पेट्रोल किधर से बनना है? वही हुकूमत कब चलती है जब जेब में पैसे हो, जब रिजर्व हो। रिजर्व किधर से आता है? टैक्सेस से आता है। टैक्सेस किधर से आते हैं? अमीर लोगों से आते हैं। और जब अवाम अमीर होती है, अवाम अमीर कब होती है? जब जॉब्स क्रिएट होती हैं। जॉब्स कब क्रिएट होती है? जब यूनिकॉर्न्स बनते हैं, जो स्टार्टअप बनते हैं। अमेरिका क्यों है? इसलिए नहीं है कि उनके पास बड़ी फौज है, बड़ी टेक्नोलॉजी, बहुत बड़े जाइंट। गूगल उनका है, फेसबुक उनकी है, क्या नाम है, एप्पल, अमेज़न हो गई, उनके इतने बड़े ब्रांड्स हैं, वो हैं जो लोगों आज अमेरिका है। ये बकवास हमें छोड़नी चाहिए। ये CSS और ये गवर्नमेंट जॉब्स सिर्फ ओवरऑल मुल्क का फ़ायदा है। ये जो
ये असल में ना CSS ऑब्सेशन बन गया हुआ है। ऑब्सेशन में सिर्फ इसलिए नहीं कि लड़के बनना चाहते हैं, इसलिए कि उन्हें फोर्स किया जाता है शुरू से, यार आप ये करो कि लक्ष्य मिल जाएगी, AC लग जाओगे, अगर लाइफ स्टाइल है, इधर नौकर है इधर नौकर है। ये पैशन नहीं होता, ये फोर्स ऑब्सेशन होता है। फोर्स ऑब्सेशन होता है कि जो आपके घर वालों ने शुरू से आपके ब्रेन में प्लांट कर दिया हो, ये मिलना है तो जिंदगी है, वरना जिंदगी फारिग है। ये फोर्स ऑब्सेशन और पैशन में फ़र्क करना सीखो, और फ़र्क यही है कि जो आपको अच्छा लगता है वो करो। यार आज पाकिस्तान में मुझे बताओ कोई बच्चा है जो दिखा दो जो कहे कि मैं शेफ बनना चाह रहा हूँ, और मैं अगर आपको कहूँ कि यूरोपियन कंट्रीज में $3 लाख इजीली एक अच्छे शेफ की तनख्वाह है। $3 लाख पाकिस्तान में हाईएस्ट पेड जॉब है, हाईएस्ट पेड महीने का 55 लाख बनता है। मुझे बताओ एक बंदा यहाँ पे शेफ बनना चाह रहा है। यार देखे ना यार उसका एक मसला है ना, उसका मसला ये है सर- कि हमारा सोसाइटी के नॉर्म्स भी है ना, यहाँ पे जब आप कहते हैं ना मैं शेफ बनना चाहता हूँ, तो लोग क्या कहेंगे, क्या आप बावर्ची हो? सबसे पहले तो आपके अम्मा पाई के क्या बावर्ची हो? पहले माइंडसेट जो है ना, ये देखें, ये बदलेगा एजुकेशन के साथ। अच्छी एजुकेशन का मकसद ये नहीं होता कि आपने पैसे कमाने हैं। अच्छी एजुकेशन का मकसद ये होता है कि आपका दिमाग नामी जो चीज़ है ना वो थोड़ी सी खुले, आप जरा ब्रॉडर व्यू में लोगों को चीज़ों को देख सकें, ठीक है। वो जब तक नहीं ना होगा तब तक आप कहें ना कि मैं शेफ बन, कोई इनकरेज ही नहीं करेगा किसी बच्चे को, कोई इनकरेजमेंट नहीं होगी, कोई इससे नहीं कहेगा। उसका बेहतरीन हाल ये है कि आप अपनी एजुकेशन को भी बेहतर करें, लेकिन वो सारी चीज़ें फिर आपस में इतनी इंटरमिंगल्ड है ना कि पाकिस्तान का भी अमलगम बना हुआ है, वो कॉकटेल शराब इधर से इधर सारी मिला के इकट्ठी जुड़ी हुई है। उसका हल वैसे बेसिक जो है ना यही है कि शऊर जो है ना हमारा वो इस तरह ड्रिवन है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस इतनी ज़्यादा आ गई है कि बाकी सारी अवेयरनेस जो है ना चीज़ों के बारे में वो जीरो। मतलब आप लोगों से पूछ सकते हैं कि हाँ जी आज फलाने हल्के में क्या हो रहा है, वो आपको इधर बैठ के बताएंगे, हाँ जी पेशावर के अंदर हल्के में ना फलाने कैंडिडेट की पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। वो आपको ये नहीं बता सकते, ठीक है, कि मेरी फील्ड के अंदर इस टाइम क्या काम अच्छा चल रहा है। अगर मैं IT से हूँ तो मेरी फील्ड में क्या अच्छा काम चल रहा है या नहीं, उसके अंदर टॉप ट्रेंड्स क्या है वो नहीं मुझे पता। ट्विटर पे टॉप ट्रेंड पाकिस्तान में क्या चलता है, क्रिकेट के अंदर ये हो गया, फलाना ये हो गया। आपकी जो फील्ड रेलेवेंट है ना, जो ग्रेजुएट्स भी निकल रहे हैं, एक उन्हें फील्ड का आता कुछ नहीं है और उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। और ज़्यादा कर CSS की बात, ये नहीं कि लोग सिर्फ CSS में ऐसे जाना, लोग फोर्स कर रहे हैं उन्हें कि जाओ अफसर लगो, वो तो लगता ही भी नहीं है। मतलब अभी 20,000 के 25,000 कैंडिडेट है, 300 कुछ ने पास किया, वो वैसे ही फिल्टर आउट हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, मसला सिर्फ ये है कि यहाँ पे हर प्रोफेशन में ऐसे होता है। डॉक्टर को बनना चाहता है, पूरा खानदान जुड़ा हुआ डॉक्टर बना दो जिसको, मेरा मैं अच्छा माँ बाप जो खुद ही ना बन पाते, जैसे बच्चा बन भैया तुम उखाड़ लेते, तुमसे नहीं बनने हुआ तो वो क्यों बने? ये चेंज है, ये रेवोल्यूशनल चेंज होता है। US में भी पहले इसी तरह था। 1980 में वो भी समझते थे कि इंजीनियर डॉक्टर आते हैं। जैसे जनरेशन वहाँ पे बूमर्स आए और उसके बाद मिलेनियल्स आए, उनके बच्चे हुए, तो रेवोल्यूशनल चेंज आया, यहाँ पे भी होगा। जब हम बड़े होंगे, हमारे आगे से औलाद होगी, हम उन्हें बताएंगे यार बड़े हो, यार मर्जी है तुम्हारी, जो मर्जी करो। हम उन्हें डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का नहीं कहेंगे। ये रेवोल्यूशनल चेंज होता है, ये जनरेशनल चेंज। अभी हमारा काम है लेके आना, अभी जनरेशनल चेंज आएगा और वो सबको पता है। ये टाइम के साथ होता है, लेकिन अभी जो हम स्पेशली हमारी जो ब्राउन फैमिलीज हैं, देसी फैमिलीज हैं, एक CSS और दूसरा डॉक्टर बनना, इतने ऑब्सेशन है ना, इतने लोगों का मेंटल ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑब्सेशन, ये सारे मसले इन दोनों के फोर्स्ड ऑब्सेशन की वजह से। यार बच्चे को वो करने दो जो वो करता है। वैसे भी डॉक्टर्स ने यार क्या उखाड़ा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, पहले तो मैट्रिक में 1050 चाहिए, उसके बाद FSC में 1000 चाहिए, फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज MD कैट में 180 चाहिए, उसके बाद 5 साल रगड़ने के बाद केवी में आपको एक जॉब भी नहीं मिलती। जॉब मिलने के बाद 2 साल हाउस ऑफिसर की जॉब, उस 2 साल के बाद आप एक डॉक्टर लगते हैं। डॉक्टर की तनख्वाह क्या, हाउस ऑफिसर की 45,000 रुपये, वो भी 45,000 आप 3-4 साल लगाना है। उसके बाद अगर तो स्पेशलाइजेशन में जाना, फिर SCPS करना है। अगर वो भी करने के बाद स्पेशलाइजेशन में जाते जॉब नहीं मिलती। कल मैं पढ़ रहा था यही खान में ना, वहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है क्वार्टर, तो वहाँ पे जॉब्स आई हैं। कोई 31 पता नहीं मेडिकल ऑफिसर थे, उनके लिए 1200 डॉक्टर्स ने अप्लाई किया था। और 1200 ये वो लोग हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। इन्होंने हाउस जॉब का 2-2 साल कोर्स किया हुआ है। और ये सब करने के बाद अब होता गया है, यहाँ पे जलील होने के बाद यहाँ पे इधर मोल लेते अपना क्लिनिक, या उसके बाद NLE दे के बाहर की ट्राइयाँ मारते हैं। जब यही मिल रहा है तो फिर उससे अच्छा है यार, जो उसका दिल है उसे वो करने दो, जो वो चाहता है वो करने वो हम ही करने देंगे, वो पुराने माँ बाप नहीं करने देंगे। बिल्कुल बेहतर इसका कंक्लूसिव रिमार्क यही होना चाहिए कि लोगों को चाहिए कि ज़रा ना इस चीज़ को थोड़ा सा फील करें कि जो लोग बच्चे हैं आपके, अगर को अभी जो यंग जनरेशन अभी आने वाली है, जो बल्कि मतलब अभी जाने वाली यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, उनको फोर्स ना करें एटलीस्ट।
बिल्कुल। वेरी लीस्ट आप जो कर सकते हैं ना, देखिए रिस्क तो वो जो अल्लाह ताला ने आपका लिख दिया हुआ है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा ये करके इतने पैसे कमा लेगा, तो पैसे तो वही बात है, बाज़ जगह पे यहाँ पे वो शहर में गामा पकौड़ा वाला है, वो जनाब ने सारे कमा रहा है, वो इधर को रेडी वाला वो लाख रुपए दिहाड़ी कमाता है चाट बेच के। रिस्क जो है ना वो अल्लाह ने आपका लिख दिया हुआ है। वो लिखती है। आप उसको वहाँ पे रहने दें जहाँ पे वो खुश होते हैं। कैरियर काउंसलिंग नाम की तो चीज़ ही नहीं है ना, तो वो ज़रा अगर बेहतर हो जाए हमारे मुल्क में, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हमारा टाइम आएगा, हमारे बच्चेदारी बात है, उनको जवान होने में भी कोई अभी तो पैदा भी नहीं हुए, को 20-25 साल लगेंगे, हम उनको कह सकते हैं कि चलो यार याशी करो जो दिल है करो, लेकिन वो टाइम दूर है। जो लोग अभी हैं वो भी तो लोग तैयार करें ना, वो बेहतर हाल है, वो करना चाहिए। चलें जी, आज का सेशन यहीं पे इख्तिताम पज़ीर होता है और मज़ीद इसी तरह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।